क्या अखिलेश यादव एक बार फिर आजमगढ़ का चुनाव लड़ने की तैयारी में है? आज गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। चर्चा है कि उन्हें एमएलसी भी बनाया जाएगा। इसके पीछे की असल वजह क्या है, हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि आठवें उम्मीदवार की जीत से कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा बढ़ गया है उसके गढ़ रायबरेली और अमेठी में। झटका तो अखिलेश यादव को मिला, लेकिन शॉक कांग्रेस को लगा है। हम ये समझेंगे, और इसके अलावा क्या है वो इनसाइड स्टोरी, कैसे बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार जिताया है और कैसे समाजवादी पार्टी के भीतर इतनी बड़ी तोड़फोड़ मचा दी है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज गुड्डू जमाली ने दलबल के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया, पार्टी दफ्तर में लखनऊ में। पिछले चुनाव में आजमगढ़ से उन्होंने पर्चा भरा था बसपा के उम्मीदवार के तौर पर, और धर्मेंद्र यादव को हराने में गुड्डू जमाली की बड़ी भूमिका थी। मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक गुड्डू जमाली के साथ आजमगढ़ में है, और उनके समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने के बाद अब आजमगढ़ एक बार फिर समाजवादी पार्टी के किले में तब्दील जैसा हो गया है। यानी कि उनका जो पुराना समीकरण है यादव और मुस्लिम, ये पूरी तरीके से आजमगढ़ में काम कर सकता है। तो एक सबसे बड़ी खबर ये, दूसरी बड़ी खबर ये कि गुड्डू जमाली को इसके एवज में समाजवादी पार्टी विधान परिषद भेज सकती है, ऐसी भी चर्चा है। तो इस गढ़ को मजबूत करने की अचानक ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? क्या हर हाल में समाजवादी पार्टी अपने इस गढ़ को हारना नहीं चाहती, हर हाल में जीतना चाहती है? तो आखिर किसके लिए? चर्चा यह है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर वो चुनाव लड़े तो उसके पहले आजमगढ़ को मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछला उपचुनाव बीजेपी ने हरा दिया था, और बीजेपी की इस विनिंग मशीन की हैबिट को देखते हुए अखिलेश यादव कोई चांस लेना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने कन्नौज के बारे में पहले ही कह रखा है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपना दावा, अपना क्लेम आजमगढ़ पर भी नहीं छोड़ा है। और ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ लड़ना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी जीत में कोई कोर कसर न रह जाए, इस वजह से उन्होंने गुड्डू जमाली को पार्टी न सिर्फ ज्वाइन कराया है, बल्कि इस चर्चा को भी हवा दी है कि वो विधान परिषद में भी उन्हें लेकर आएंगे। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की तैयारी, और लोगों की बात कर लें, कार्यकर्ताओं की बात कर लें, तो वो भी इसी बात को समझ रहे हैं कि ये अखिलेश यादव ने अपने लिए तैयारी की है। अब देखना है कि क्या अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं, या फिर अपने भाई धर्मेंद्र यादव के लिए इन्होंने ये पूरी थाली सजाई है। नजर हमारी बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कैसे अमेठी और रायबरेली, इस राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की 8वें कैंडिडेट की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक शॉक जैसा है। समझिए इस पूरी कहानी को। तो बीजेपी ने अपने 8 राज्यसभा के उम्मीदवार जिता लिए। 8वां उम्मीदवार संजय सेठ के रूप में जो जीत मिली है, उसने समाजवादी पार्टी के खेमे में परेशानी तो ला दी, परेशानी ही नहीं, एक तरीके की भगदड़ पैदा कर दी। तो झटका समाजवादी पार्टी को लगा, क्योंकि उनके तमाम जो लॉयल नेता, जिन्हें माना जाता था कि जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, यंग हैं, जो अखिलेश यादव को छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसे नेताओं ने राज्यसभा के इस चुनाव में उनका साथ छोड़ दिया। झटका अखिलेश यादव को लगा, लेकिन परेशान कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी की परेशानी को आप इस हाल में समझिए कि अमेठी और रायबरेली जो उनका गढ़ है, जो गांधी परिवार का आजादी के बाद से आज तक अगर गांधी परिवार जीतता रहा है, तो ये दोनों सीटें उनके पास रही हैं। पिछला चुनाव में हालांकि राहुल गांधी हारे, लेकिन इस राज्यसभा चुनाव ने एक बड़ा शॉक दे दिया है।
और उसकी वजह कि इसी रायबरेली और अमेठी से 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। 3 लोगों की क्रॉस वोटिंग अपने आप में बहुत अहम है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए 3 विधायक जो समाजवादी पार्टी की तरफ से रायबरेली के चुनाव में, अमेठी के चुनाव में बेहद अहम हो सकते थे, उन्होंने अब बीजेपी के साइड में अपने को रख लिया है। राकेश प्रताप सिंह अमेठी के एक विधानसभा से विधायक हैं और वो अखिलेश यादव के भी करीबी रहे हैं, मजबूत नेता हैं। जी हां, हम ये कह रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक शॉक जैसा है और उसकी वजह यह है कि रायबरेली में जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत हाथ था, इस वक्त ऊंचाहार से विधायक और समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, उन्होंने बीजेपी की राह पकड़ ली। भगवान राम के नाम पर, सनातन के नाम पर, राम मंदिर के नाम पे उन्होंने बीजेपी का साथ देने का फैसला कर लिया है। मनोज पांडे वो विधायक थे मजबूत जो लगातार 3 बार, यानी कि इस मोदी लहर, योगी लहर के बावजूद वो लगातार 3 बार से विधायक थे, लेकिन उन्होंने अचानक पाला बदला है। रायबरेली में जो भी गांधी परिवार का चुनाव लड़ेगा, उसे अब आने वाले इस चुनाव में बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि अगर आप ऊंचाहार देख लें तो मनोज पांडे वहां से अब बीजेपी के साथ दिखाई देंगे। अदिति सिंह जो कि कांग्रेस की नेता थी, पहले ही छोड़ चुकी हैं, सदर से विधायक हैं। दिनेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमएलसी हुआ करते थे, वो भी पहले ही बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। बगल में अमेठी है और अमेठी के 2 नेता, एक राकेश प्रताप सिंह और दूसरे गायत्री प्रजापति जो कि ओबीसी कुम्हार बिरादरी से आते हैं, ओबीसी समाज में अच्छा प्रभाव है। इन दोनों ने इस राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े होने का फैसला लिया। अमेठी, रायबरेली दोनों को मिला दिया जाए तो 3 मौजूदा विधायकों ने एक तरीके से अपनी लॉयल्टी बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर ली और ये इस गांधी परिवार के लिए बहुत अहम होने वाला है कि इन दोनों सीटों पर अगर मजबूत कंधे बीजेपी के साथ चले गए तो गांधी परिवार के लिए ये दोनों सीटें जीतना कितना मुश्किल होगा। हालांकि राकेश प्रताप सिंह का मानना है कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो वो बहुत मजबूत उम्मीदवार होंगी, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल सकती है। राकेश प्रताप सिंह ने क्या कहा है, आप सुनिए। अभी तक आप मिल के लड़ रहे थे, अब आपके जाने के बाद, मनोज पांडे के जाने के बाद, वो बड़े चेहरे जो रायबरेली और अमेठी की लोकसभा को प्रभावित करते थे, 3 बार के एमएलए आप हैं, 3 बार के मनोज पांडे हैं और आप लोगों का कांग्रेस परिवार के साथ गहरा नाता रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब अगर प्रियंका चुनाव लड़ती तो फिर स्थिति क्या होगी? देखिए, प्रियंका बड़ी नेता है, बड़े नेता के आने के बाद स्थिति परिवर्तित होती है, लेकिन किसी के लिए भी जगह आसान नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गांधी परिवार ही अमेठी और रायबरेली में लड़ेगा। नाम और चेहरों के बल पे तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उस इलाके के जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, अगर वो उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर चुनाव जीतेंगे कैसे? समाजवादी पार्टी एक बड़ी वजह रही है हमेशा से इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत के लिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो मजबूत नेता हैं, वो हमेशा इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की मदद करते आए, वो चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, वो चाहे गायत्री प्रजापति हो, वो चाहे मनोज पांडे हो। इन तमाम नेताओं के निकल जाने के बाद या बीजेपी के साथ आ जाने के बाद अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो ये कतई नहीं मानती कि उसके सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पर नजर रखने वाले ये जानते हैं कि अगर अखिलेश यादव वहां कमजोर होते हैं तो इसका असर कांग्रेस पार्टी के चुनावी फॉर्च्यून पर जरूर पड़ सकता है। हमारी नजर इस पर भी बनी रहेगी। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो इनसाइड स्टोरी, कैसे बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी के भीतर भगदड़ मचा दी। यूं तो बीजेपी की जो अपनी कैलकुलेशन थी, उन्होंने 10+ का टारगेट रखा था, यानी कि
10 विधायकों से ज्यादा अपने लिए तोड़ने का। बीजेपी कहती रही कि वो कोई क्रॉस वोटिंग नहीं कराती, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के काम को देखकर लोग आ रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर लोग आ रहे हैं, राम मंदिर में आस्था को लेकर आ रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि बीजेपी ने इस बार पूरे अवध से समाजवादी पार्टी का सफाया करने का ही मन बना लिया था। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो 4 से 5 विधायक इस बार सीधे सिर्फ अवध से थे, जिन्होंने इस राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, उसके अलावा मनोज पांडे और महाराजी देवी ने वोट नहीं डाला। तो ये 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर मदद की। लेकिन इसके लिए इंतजाम कैसे हुआ? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, यानी कि शीर्ष नेतृत्व तक ने कहीं ना कहीं इसमें बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जो पिछले कुछ समय से भगवान राम के नाम पर समाजवादी पार्टी के भीतर हुए बवाल के बाद से नाखुश थे। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस, भगवान राम, हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर एक बयानों की झड़ी लगा रखी थी, इससे कई विधायक अनकंफर्टेबल थे। खास करके ठाकुर और ब्राह्मण विधायकों में इसे लेकर एक बेचैनी सी थी और बीजेपी इसे महसूस कर रही थी। जैसे ही अखिलेश यादव ने अपने राज्यसभा के नामों का ऐलान किया, वैसे ही पार्टी के भीतर एक उबाल सा आ गया। पार्टी के भीतर किसी ने इन तीनों नामों को लेकर खुलकर नहीं बोला, लेकिन नाराजगी बहुत बड़ी थी। और पल्लवी पटेल ने तो पीडीए के नाम को लेकर पार्टी के भीतर ही ऐसा हंगामा काटा कि समाजवादी पार्टी के भीतर का जो काडर है वो भी जाग गया और सब एक सुर में बोलने लगे कि आखिर पीडीए गया कहां। यानी कि पार्टी के भीतर एक हंगामे की स्थिति बन गई जब राज्यसभा के चुनाव के नामों का ऐलान हुआ। और यहीं पर बीजेपी ने इस बात को सेंस कर लिया कि अब उनका 8वां उम्मीदवार जीत सकता है। अगर अखिलेश यादव ने अपने पीडीए उम्मीदवार उतारे होते, यानी कि अगर दलित और ओबीसी उतारे होते, तो शायद बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार नहीं उतार पाती। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 2 अगड़े और 1 दलित को उतारा, खासकर 2 अगड़े बिरादरी के, वैसे ही बीजेपी को समझ में आ गया कि उनकी 8वीं सीट पक्की हो सकती है, इस पर खेल किया जा सकता है। और यही हुआ। एक-एक नेताओं को एक-एक विधायक पर लगाया गया। बड़े मंत्रियों और उप मुख्यमंत्री तक को लूप में रखा गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरा ऑपरेशन हुआ। दरअसल जो 4 अवध के विधायक थे, अवध यानी कि अयोध्या, अमेठी और रायबरेली, इसमें से जो 4 लोग थे, ये एक बड़े महिला नेता के टच में आए और उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जी हां, अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और साथ साथ महाराजी देवी, ये चारों लोगों को एक साथ पार्टी से अलग करने में बड़ी भूमिका कुछ नेताओं की आई। और उसमें बड़ी महिला नेता हैं, इसके अलावा एक मंत्री हैं, उनका नाम भी आया, कहा जा रहा था मयंकेश्वर सिंह, दिनेश प्रताप सिंह। इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई इनको अपनी तरफ लाने में। और इन सबों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बात हुई, जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो भी तय हुए और उसके बाद इन लोगों ने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट की। दूसरी तरफ कई और नेता थे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, ओबीसी बिरादरी के ये वो नेता थे जिन्हें कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का करीबी माना गया। इसके अलावा 2-3 और नेता थे ओबीसी के जो टच में थे, जो लगभग स्विच करने को तैयार थे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपना मन बदल लिया था। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तैयारी 10 लोगों की थी, लेकिन 7 लोगों को क्रॉस वोटिंग कराने में बीजेपी सफल रही और ये पूरा ऑपरेशन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसे अंजाम दिया गया। अखिलेश यादव ने तो कई बार कहा कि किस तरीके से उनके विधायकों को तोड़ा गया है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन सियासत में इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं
और अपने लोगों को जिताने के लिए बीजेपी किस तरीके से सधे हुए रणनीति को लेकर आगे बढ़ी। एक एक विधायक पर एक एक मंत्री और कई नेता लगाए गए थे और उन्होंने आखिरकार 8वें प्रत्याशी को जिता लिया। हालांकि अखिलेश यादव अब इन 7 विधायकों का क्या करेंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल है। चर्चा ये है कि वो इन्हें अनअटैच रख सकते हैं, पार्टी से शायद निकालें, लेकिन पार्टी के भीतर ये दबाव जरूर है कि इन्हें बाहर निकाला जाए। जिन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट दिया है अब वो खुले तौर पर बीजेपी के साथ आने का ऐलान भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इतना कुछ होने के बाद आने वाले विधान परिषद के चुनाव में क्या बीजेपी फिर कोई खेल करती है, क्योंकि 13 सीटों के लिए चुनाव है, 10 बीजेपी के पास और 3 सपा को जाएंगे। कहीं उसमें भी सरप्लस वोटों का खेल बीजेपी न कर दे, इस पर नजर बनाए रखिएगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।